Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 4। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 14 जो कि ब्लॉक 4 में हमारा इम्पोर्टेंट यूनिट है, कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा जैकोबियन। ये सिंपल आप जैकोबियन भी बोल सकते हो, जैकोबियन मैट्रिक्स और जैकोबियन डिटरमिनेंट की जगह। तो अब जैकोबियन मैट्रिक्स या फिर जैकोबियन डिटरमिनेंट होता क्या है? ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स की, और ये होती किसकी है? मल्टीवेरिएंट फंक्शन की। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मल्टीवेरिएंट फंक्शन। इसका मतलब ऐसा फंक्शन जो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड ना कर रहा हो बल्कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, और यहाँ पे फंक्शन भी हमारे पास एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीवेरिएंट फंक्शन। अब हमें उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, यानी जितने भी हमारे डिपेंडेंट फंक्शंस दिए हुए हैं हमें उन सबका डिफरेंशिएशन निकालना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, और फिर उसको पुट करके एक मैट्रिक्स बनानी है। जब हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स बनाते हैं वो हमारी जैकोबियन मैट्रिक्स होती है। अब हम जैकोबियन को डिनोट कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम सिंपल जे का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल u v है और हमें उसे x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब u और v मेरे डिपेंडेंट है एंड x और y मेरे इंडिपेंडेंट हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो मेरे पास न्यूमरेटर में वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं ये मेरे रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, यानी कि आपके u और v जो है वो x और y पे डिपेंड करते हैं। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेरा u है वो फंक्शन है किसका? x और y का, और जो v है वो भी मेरा फंक्शन है किसका? x का और y का। अब मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन है u एंड v। फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि x और y मेरे इनपुट हैं। इनपुट यानी डोमेन। मैं डोमेन की कुछ वैल्यू रखूंगी तब मेरे पास उसकी कोई इमेज या फिर उसकी रेंज निकल के आएगी जो कि मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। तो u मेरा डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे एंड v भी मेरा डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे। अब मुझे इन दोनों की जैकोबियन मैट्रिक्स निकालनी है, तो मुझे u और v दोनों को ही x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसको अपनी मैट्रिक्स में पुट करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये मुझे बताते हैं कि मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, और जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये मुझे बताते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी आएंगी। तो अगर यहाँ मेरे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यहाँ मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, तो इसका मतलब मेरी रो भी दो ही निकलेंगी। अब मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो हैं, इसका मतलब जो मेरी नंबर ऑफ कॉलम निकलेंगी वो भी दो ही होंगे। ठीक है, अब मुझे अगर रोज पता चल गई हैं और नंबर ऑफ कॉलम पता चल गए हैं तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो m और n है, यानी जो मेरा ऑर्डर निकलेगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा? 2 × 2 का। फाइन, तो मुझे अपने नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख के अपनी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाता है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास एक u फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिपेंड कर रहा है x पे और y पे, और एक मुझे दिया हुआ है v फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है मेरा x पे और y पे। अब मुझे इसका जैकोबियन फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? u और v का डिफरेंशिएशन करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का ही करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर मुझे u और v का करना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो मैंने जस्ट अभी आपको क्या बोला कि जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो मेरी रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो मेरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरी बनेगी 2 × 2 की मैट्रिक्स, क्योंकि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो। तो अब मुझे ये रो 1 और ये रो 2
रो 1 मेरे किसके लिए है, u के लिए, और रो 2 है मेरी v के लिए। तो सबसे पहले मुझे अपने u को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं u को करूंगी पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर u को करूंगी y के रिस्पेक्ट में। अब ये तो हो गई मेरी रो 1। अब रो 2 क्या है मेरे पास, v। तो सबसे पहले v को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर v को करेंगे y के रिस्पेक्ट में। फाइन। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे पास जितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतनी मेरी रो हो गई। देखो रो 1 हो गई मेरी u के लिए, और रो 2 हो गई v के लिए, और कॉलम 1 हो गई मेरी x के लिए, कॉलम 2 हो गई मेरी y के लिए। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले अपने फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल को फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल को सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये हो गई मेरी रो 1। रो 2 के लिए क्या करते हैं हम, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और फिर सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल को सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मेरे पास ये मैट्रिक्स का फॉर्म आ गया। अब उसके बाद ये तो हमें निकालना आता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं और इस मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करनी है। और ये हमें पता है कि जो हमारे x और y हैं वो हमारे डोमेन है, और जो हमारे पास u और v है वो हमारे पास रेंज है। तो हो सकता है हमें क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी गई हो कि आपको ये वैल्यू पुट करके अपने फंक्शन निकालने हैं। तो वो जो वैल्यूज आपको दी जाएंगी ना वो x और y की होंगी, क्योंकि हमें डोमेन की वैल्यू दे के रखते हैं तब हम रेंज निकालते हैं या फिर तब हम इमेज निकालते हैं। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहां से हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में ही निकल के आता है आंसर। ठीक है, हमने फंक्शन को मैट्रिक्स की फॉर्म में किया तो हमें यहाँ से मैट्रिक्स की फॉर्म में आंसर आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट हमें एक प्रॉपर आंसर देता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे जैकोबियन डिटर्मिनेंट निकालने को बोला हुआ होता तो मैं सबसे पहले से मोड के साइन में लिखती, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में हमारा यही फर्क है, मैट्रिक्स हम लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट में और डिटर्मिनेंट के लिए हम मोड का साइन यूज करते हैं। और ये होता मेरा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो सेम मेरे पास वही फॉर्मेट होता, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाता। तो ये बन जाता u को अगर मैं करूंगी पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर u को मैं करूंगी y के रिस्पेक्ट में। सेम पहले v को x के रिस्पेक्ट में, फिर v को y के रिस्पेक्ट में। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे साइन चेंज करना है और डिटर्मिनेंट का लगा देना है। बस हमें एक चीज जो है वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो हमारे पास यहाँ से ये जो जैकोबियन निकल के आया है ना, ये भी हमारे पास स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो वहां से हम सिर्फ मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स निकल के आ रही है तो वहां से हम उसका डिटरमिनेंट या फिर एक प्रॉपर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और प्रॉपर वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हमने जैकोबियन का जो मतलब होता है, मेन कंसेप्ट होता है, वो समझ लिया। तो जैकोबियन की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको, जैकोबियन इज द मैट्रिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ मल्टीवेरिएंट फंक्शन। ठीक है, और उसके साथ आप जो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था फंक्शन की हेल्प से, वो आप सॉल्व करके दिखा दोगे। अब अगर हमें मान लो कि 12 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर 20 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसका डेफिनेशन या फिर एक पार्ट सॉल्व करके एग्जांपल देके तो नहीं आ सकते। तो वहां हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन भी डाल देंगे। वैसे अलग से आपको प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आपकी बुक के अंदर प्रॉपर्टीज नहीं दी हुई, लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो फिर हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिख कर आएंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन क्या होती है, सबसे पहले तो ये कि अगर मुझे यहाँ पे u और v की जैकोबियन निकालनी है m और n के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ u फंक्शन गिवन है जो कि मेरा m और n पे डिपेंड कर रहा है। और या फिर ऐसे देखो कि हमें u फंक्शन दिया हुआ है जो कि मेरा x और y पे डिपेंड कर रहा है, एक v फंक्शन दिया हुआ है जो कि हमारा x और y पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो x और y है, यानी x क्या है, हमारा फंक्शन है किसका, m का और n का। सेम हमारा y क्या है, फंक्शन है m का और n का। देखो यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि जो मेरा u
और v है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो हमारा x और y है वो मेरा m और n पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें जैकोबियन निकालने के लिए बोल दिया डायरेक्ट कि आपको u और v का निकालना है m और n के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले आप निकालोगे u का, v का, x और y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो हमें यही दिया हुआ है कि u मेरा x और y का फंक्शन है, v भी मेरा x और y का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे u और v का पहले x और y के रिस्पेक्ट में, इनटू हम करेंगे x और y का किसके, m और n के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो हमारा डायरेक्टली x और y है वो किसका फंक्शन है, m का और n का। तो सबसे पहले u और v को x y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x y को m n के रिस्पेक्ट में करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहां से मेरा क्या आ जाएगा, u और v को m और n के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हमारे पास जैकोबियन की टोटल 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, लाइक मुझे दिया हुआ है u मेरा फंक्शन है किसका, x और y का, और v भी मेरा फंक्शन है किसका, x और y का। तो अगर हमें कोई चीज ऐसे दी हुई है कि u मेरा डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे और v भी मेरा डिपेंड कर रहा है एक्स और y पे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या u और v इंटर रिलेटेड है, क्या u और v के बीच में कोई रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही चीज हमारी x और y पे डिपेंड कर रही है। फाइन। या आप ऐसे समझो कि जो हमारी क्रॉप है वो हमारी रेन पे डिपेंड करती है और जो हमारा वेदर है वो भी हमारी रेन पे डिपेंड करता है। तो क्या क्रॉप और वेदर के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही हमारे रेन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही अगर मेरा यू भी सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और वी भी मेरा सेम ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्या u और v के बीच में कोई रिलेशन है। और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैकोबियन की हेल्प से। जब हम अपना जैकोबियन डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब मेरे जो दोनों डिपेंडेंट फंक्शन है उनके बीच में कोई ना कोई डिपेंडेंसी है, यानी कि वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, यानी उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, जो भी दोनों हमें फंक्शन दिए हुए हैं उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। अब अगर ये मेरा जैकोबियन डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, यानी जीरो की जगह कुछ भी आता है, तो ये क्या शो करेगा, मेरा इंडिपेंडेंसी, यानी जो भी हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि जैसे मेरे पास ये फंक्शन था u जो कि मेरा डिपेंड कर रहा था x और y पे, v मेरे पास फंक्शन था जो कि मेरा डिपेंड कर रहा था x और y पे। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अपने u और v का डिफरेंशिएशन करते हैं x और y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कोई टर्म आ जाए कि हम उसे x और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो हमें डिफिकल्ट लग रही है। हम उसे u और v के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हैं बट x और y के रिस्पेक्ट में नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम इसका रिवर्स कर सकते हैं, यानी रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप उस केस में क्या कर सकते हो, x और y को u और v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और उसके बाद उसे 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम u को और v को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इनटू जब हम x को और y को u और v के रिस्पेक्ट में करें तो ये हमारा 1 आता है। यानी हमारे पास दोनों के अगर रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू 1 आती है। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लेके जाऊं तो ये डिवाइड में हो जाएगी, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास वैल्यू, डेल यू वी डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में डेल एक्स वाई डेल यू वी। तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकालने की जगह ये वाली वैल्यू निकाल के भी तो 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये भी तो मेरा यही निकाल के देगा मुझे। तो अगर मेरे पास ये निकालना डिफिकल्ट है तो उस केस में मैं ये वैल्यू निकालूंगी और उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी और वहां से मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपकी 3 जैकोबियन की प्रॉपर्टीज होती हैं और इन सबको वैसे तो देखो आपको ऐसे ही समझ आ गया होगा, तो प्रॉपर आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करके आओगे काफी है, क्योंकि आपकी बुक में मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये गिवन नहीं है।
सो नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 14.11। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स वेरिएबल पे एंड वाई वेरिएबल पे। इसका मतलब ये चीज हमें पता चल गई है कि एक्स और वाई हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है एक e पावर 2xy और एक फंक्शन दिया हुआ है 2x² प्लस 3y²। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं f1 और f2। सो ये मेरे पास यहाँ से दो फंक्शन निकल के आ गए। एक हो गया है हमारा e 2xy और एक मेरा f2 हो गया है 2x² प्लस 3y²। अब मेरे पास दो फंक्शन आ गए हैं f1 एंड f2। f1 भी मेरा x और y पे डिपेंड कर रहा है एंड f2 भी मेरा x एंड y पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से हमें इसका जैकोबियन निकालने के लिए बोला है। इसका मतलब मुझे अपने दोनों फंक्शन का यानी f1 और f2 के पार्शियल डेरिवेटिव्स की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब मैंने क्या बताया था कि जितने हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या फिर डिपेंडेंट फंक्शन होता है उतनी ही हमारे पास रो होती है। अब मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंट जो है वो है f1 एंड f2, तो ये मेरे पास दो है, इसका मतलब रो भी हमारी दो ही बनेंगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो ही है x और y, तो इसका मतलब कॉलम भी हमारी दो ही बनेगी। तो यहाँ से मुझे ये चीज क्लियर हो गई है कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 की। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 × 2 की। अब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो रो 1 हमारी रिप्रेजेंट करेगी f1 को और रो 2 हमारी रिप्रेजेंट करेगी f2 को। तो एक बार मैं करूंगी f1 का डेरिवेटिव किसके, x के रिस्पेक्ट में, एक बार मैं करूंगी f1 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। ये हो गई मेरी रो 1। अब हम बात करें रो 2 की, तो एक बार करेंगे f2 को x के रिस्पेक्ट में और एक बार करेंगे f2 को y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से मेरी 2 × 2 की मैट्रिक्स निकल आई। अब ये देखो कि ये चीज तो हमें निकालनी आती है ऑलरेडी, तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस के लिए पूरे प्रोसेस के साथ करना ताकि आपको मिस्टेक ना हो। अगर डायरेक्ट करोगे तो वहां पे हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले f1 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं f1 का डिफरेंशिएशन निकालती हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा e की पावर 2xy। हम कैसे करते थे चेन रूल में, 2xy जो मेरे पास पावर में इस पूरे को हम x लेट कर लेते हैं। अगर e की पावर x होता है तो डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही आता है। तो अगर यहाँ पे e की पावर 2xy है तो डिफरेंशिएशन भी e की पावर 2xy ही होगा। लेकिन अब जो चीज हम लेट करते हैं हमें उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पे हमने किसको लेट किया है, 2xy को। तो 2xy का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2y, और उसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, तो अब ये मेरा डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। तो ये क्या हो गया, 2y e की पावर 2xy। अब मुझे क्या करना है, f1 का निकालना है y के रिस्पेक्ट में। सो अगर मैं f1 को y के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर जो भी हमारे पास दी हुई है उसे हम y लेट कर लेते हैं। e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर y। तो ये सेम e की पावर 2xy। अब जिसको हमने y लेट किया यानी 2xy, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है y के रिस्पेक्ट में। अब अगर 2xy को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 2x, और उसे हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x e की पावर 2xy। अब हमारी रो 1 की टर्म्स निकल के आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, रो 2 की टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f2x, यानी f2 को मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y तो मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो हमारा कांस्टेंट है, तो इस वाली टर्म को करने की जरूरत नहीं है, 0 हो गई। अब यहां से करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, 4x। अब बात करते हैं अगर f2 को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो अगर f2 को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या बचा, 6y। तो ये हो गया 6y। अब यहाँ से मेरे पास जो भी टर्म्स मुझे चाहिए थी अपने मैट्रिक्स में पुट करने के लिए वो सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया मेरा 2y e की पावर 2xy
ये आ गया मेरा 2x e की पावर 2xy। f2 को x के रिस्पेक्ट में किया था तो आया था 4x और y के रिस्पेक्ट में किया था तो आया था 6y। अब ये जो निकल के आया है मेरा ये है जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है। अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में मैंने बताया कि आपका सिर्फ कितना फर्क होता है कि यहाँ पे आपका मैट्रिक्स का साइन लगता है यानी क्लोज ब्रैकेट का, और वहां पे आपका मोड का साइन यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर किसी की मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स निकलती है तो उसका डिटरमिनेंट भी निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि हमारा चाहे मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो दोनों के लिए ही सिंपल जैकोबियन का यूज करते हैं हम। तो अगर हमें क्वेश्चन में जैकोबियन लिखा है तो हमें नहीं पता कि उसने हमसे मैट्रिक्स निकालने को बोला है डिटरमिनेंट, और आपकी बुक में क्या किया हुआ है, सिर्फ मैट्रिक्स निकाल के छोड़ रखा है। तो हम क्या करेंगे ताकि मार्क्स डिडक्ट ना हो, इसलिए हम पहले मैट्रिक्स निकालेंगे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स निकलती है तो उसका डिटरमिनेंट भी निकाल देंगे। अब यहाँ से मेरे पास जैकोबियन मैट्रिक्स तो निकल के आ गई, लेकिन क्वेश्चन में इसने हमें एक चीज और पूछी है कि आपको जैकोबियन फाइंड करना है फंक्शन का जब आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं 2 एंड 1। अब ये जो 2 और 1 की वैल्यू दी हुई होती है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दी होती है। क्यों? क्योंकि हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी की वैल्यू हमें दी है, जब भी तो हमें पूछा कि डिपेंडेंट फंक्शन क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारे डोमेन है। डोमेन पुट करके हमें रेंज निकालनी होती है, क्योंकि फंक्शन में हमने यही किया था। डिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है हमारा, रेंज, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारा, जो हम पुट करते हैं, हमारा इनपुट यानी हमारा डोमेन। तो ये जो वैल्यू हमें दी हुई है ये हमारी डोमेन है जिससे हमें रेंज निकालनी है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें जो भी x और y की वैल्यू गिवन है वो हम इस वाली मैट्रिक्स में पुट करके अपना आंसर निकाल देंगे। सो एट पॉइंट 2 एंड 1, यहाँ पे y की जगह हम लेंगे 1 और x की जगह हम लेंगे 2। सो हो जाएगा 2 e की पावर 2 x एंड y। यहाँ पे x की जगह 2 और यहाँ पे y की जगह 1। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 e की पावर 4, फाइन, और ये हो जाएगा 4 e की पावर 4। यहाँ से मल्टीप्लाई होके 8 और यहाँ से मल्टीप्लाई होके 6। अब ये तो आ गई मेरे पास जैकोबियन मैट्रिक्स। अब आप ये देखो कि ये तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम यहाँ से डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हम एक काम करेंगे, जैकोबियन डिटरमिनेंट भी निकाल देंगे। सो जैकोबियन डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं, सेम, सिर्फ उसको मोड के साइन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास 2e4 8 4e4 6, ये जो वैल्यूज आई है हम इसे मोड में पुट करेंगे। और आपको बहुत अच्छे से आता है कि हम डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2e की पावर 4 इंटू 6 माइनस 4e की पावर 4 इंटू 8। ये हो गया हमारा 12 e की पावर 4 माइनस 32 e की पावर 4। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। 32 माइनस 12 कितना हो गया, 20, और साइन हमारा जो बड़ी टर्म है उसका लगता है, और e की पावर 4 एज इट इज। अब हमारे पास जब भी मैट्रिक्स निकल के आती है तो मैट्रिक्स हमारी हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में ही निकल के आएगी। इसका मतलब m इंटू एन में, 2 इंटू 2 की हो सकती है, 2 इंटू 3 हो सकती है, 2 इंटू 4, कोई भी रो हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकती है। तो ये तो थी हमारी जैकोबियन मैट्रिक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की तो वहां से हमें एक प्रॉपर आंसर मिलता है, ठीक है, वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं स्केलर वैल्यू मिलती है। स्केलर वैल्यू क्या होती है, हमारी सिंगल वैल्यू। जैसे ये मेरा आंसर आया ना -20 e की पावर 4, तो ये एक सिंगल वैल्यू में निकल के आया है। तो जैकोबियन डिटरमिनेंट से हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है, और जैकोबियन मैट्रिक्स से हमें प्रॉपर मैट्रिक्स मिलती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है तो वहां से आप समझ जाना कि आपको जैकोबियन डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला है। अब आते हैं अपने चेक इन प्रोग्रेस।
3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हमें फंक्शंस दिए हुए हैं और हमारे फंक्शंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वेरिएबल x पे एंड वेरिएबल y पे। इसका मतलब x और y क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कितने दिए हुए हैं? 1, 2 और 3। इसका मतलब मेरे पास 3 डिपेंडेंट फंक्शन है, 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यहाँ से हमारी रो कितने निकल के आएंगी? 3। और मेरे पास इंडिपेंडेंट कितने हैं? 2। तो कॉलम कितने निकल के आएंगी? 2। इसका मतलब जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 इंटू 2 की। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन हम ले लेते हैं f1, f2, f3। तो मेरा f1 जो है वो डिपेंड कर रहा है x और y पे, और उसकी वैल्यू मुझे गिवन है sin x। f2 की वैल्यू मुझे गिवन है 2xy। f3 की वैल्यू मुझे गिवन है 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रो 1 लेना है f1 के लिए, रो 2 f2 के लिए एंड रो 3 f3 के लिए। तो रो 1 के लिए मैं क्या करूंगी? f1 को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है? सबसे पहले f1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब ये तो हो गई मेरी रो 1 के लिए। रो 2 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले f2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर f2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। रो 3 के लिए f3 को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर f3 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब चलो निकालते हैं। अगर हम f1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या है मेरा? sin x। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो ये मेरे पास आ गया cos x। अब अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू तो है ही नहीं, और जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हम कांस्टेंट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 0। तो यहाँ से अगर f1 को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये आ गया मेरे पास 0। अब बात करते हैं, अगर हम f2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब f2 क्या है हमारे पास? 2xy। अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा? 2y। और अगर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x। तो ये क्या हो गया मेरे पास? 2x। अब हमें f3 के लिए देखना है, तो अगर हम f3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये देखो y तो मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। और अगर मैं इसे डिफरेंशिएशन करूंगी y के रिस्पेक्ट में तो y की पावर बेस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6xy। ठीक है, अब हमारे पास जो भी वैल्यूज चाहिए थी मैट्रिक्स में पुट करने के लिए वो सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है? सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले ये आ गया मेरे पास cos x एंड 0, फिर आ गया मेरे पास 2y और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x। यहाँ से f3 के लिए जब हमने किया था तो ये आया था 3y स्क्वायर और यहाँ से 6xy। अब ये तो आ गई हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें देखो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है पाई एंड पाई बाय 2। इसका मतलब हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y की वैल्यू गिवन है, उसे पुट करने के बाद क्या निकल के आएगी? हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्या करना है? x की जगह पाई पुट करना है और y की जगह पाई बाय 2। सो एट एक्स वाई, ये क्या है हमारे पास? पाई एंड पाई बाय 2। तो जहां जहां भी मेरे पास x है वहां वहां क्या करूंगी? मैं पाई पुट करूंगी। तो ये हो गया cos पाई 0 2, ये हो गया पाई बाय 2 और ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2 का स्क्वायर 6 पाई एंड पाई बाय 2। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसे यहीं कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? cos पाई
यहाँ से पाए, ये हो जाएगा 3π² अपॉन 4, ये 0, 2π एंड यहाँ से 3π²। तो अब ये मेरी आ गई 3 × 2 की जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो मेरे पास जैकोबियन मैट्रिक्स आ गई, लेकिन क्या हम यहाँ से जैकोबियन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमारा सिर्फ जब ही निकलता है जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आ सकती, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देंगे। अब जो आपके पास चेक इन प्रोग्रेस का सेकंड क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है, वो आप खुद से ट्राई करोगे। उसमें आपको ये चेक करना है कि डिपेंडेंट फंक्शन जो है वो कितने आपको दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी कि आपको कितने रो बनानी है। और आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने आपकी कॉलम बनेगी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो m×n है उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, वहां से वैल्यूज पुट करनी है और आपकी जैकोबियन मैट्रिक्स निकल जाएगी। अब अगर वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 है, 3 × 3 है, 4 × 4 है, तो आपको आगे डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा हेशियन मैट्रिक्स एंड हेशियन डिटर्मिनेंट। तो ये हम ऑलरेडी अपना थोड़ा बहुत टॉपिक कवर कर चुके हैं, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आप जब भी डिटरमिनेंट बनाते हो या फिर मैट्रिक्स बनाते हो तो वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फाइन। दूसरी चीज की जब हम जैकोबियन की बात कर रहे थे तब वहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम हेशियन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ओके, तो अगर मेरे पास सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहां से हम h1 निकालते हैं। h1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f11, यानी कि जो भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक कि मेरे पास y है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा है x पे, तो मेरे पास x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं पहले उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, देन अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी। ये क्या हो गया मेरा कि मैंने y को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, देन अगेन जो मेरा आया है मैंने उसे वापस से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, फिर हम पहले 1 को 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 1 को 2 के रिस्पेक्ट में, देन 2 को 1 के रिस्पेक्ट में, और फिर 2 को 2 के रिस्पेक्ट में। बेसिकली हमने यहाँ पे किया है, देखो अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो अगेन वही कि मोड का साइन यूज करेंगे, और अगर मैट्रिक्स लेंगे तो फिर क्लोज ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, फर्स्ट रो मेरा रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और सेकंड मेरा रिप्रेजेंट करेगी सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे तो हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो सबसे पहले मैं करूंगी x के रिस्पेक्ट में, फिर करूंगी y के रिस्पेक्ट में। तो जब मैंने उसे x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया है या x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दिया है, तो मैं उस x के डेरिवेटिव को अगेन पहले x के रिस्पेक्ट में करूंगी, और फिर x के रिस्पेक्ट में जो किया था उसे y के रिस्पेक्ट में करूंगी। सेम अब ये y के लिए ले रहे हैं, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करूंगी और जो आया है उसे x के रिस्पेक्ट में करूंगी। यहाँ पे पहले y के रिस्पेक्ट में करूंगी और फिर अगेन उसे y के रिस्पेक्ट में करूंगी। ठीक है, सेम चीज ही कर रहे हैं जैकोबियन की तरह, बस वहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर ले रहे थे, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है। अब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा बढ़ जाता है, मान लो कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, सब यहाँ पे जब 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो सिंगल टर्म थी, जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमारा 2 × 2 की मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट बनेगा। लेकिन जब हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो ये 3 × 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में या 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड देन 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब ये तो हमने ले लिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट एंड थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। अब हमें अगेन उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले 1 के लिए, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है,
सेम वही चीज करिए, पहले x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे y और यहाँ पे z। अब जो x के लिए किया था उसे अगेन x के लिए, यहाँ पे y के लिए, यहाँ पे z के लिए। यहाँ जो y के लिए किया था उसे अगेन x के लिए, अगेन y के लिए, अगेन z के लिए। सेम थर्ड जो z के लिए किया है उसे पहले x के लिए, फिर y के लिए और फिर z के लिए। तो ये हमारी निकलते हैं हेसियन डिटरमिनेंट्स या फिर हेसियन मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं चेक इन प्रोग्रेस 3 का थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है जो कि मेरा डिपेंड कर रहा है x और y पे। x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम h2 का यूज करेंगे, तो यहाँ से मेरा निकलेगा h2। ठीक है, अभी हम डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने मोड का साइन यूज नहीं किया है। अगर डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो तब हम मोड का साइन यूज करेंगे। अब हम अपना h2 कैसे निकालते थे, F11, F12, F21, F22। ठीक है, ये चीज है कि हमें पता है कि हमें H2 कैसे नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे देखो कि ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है, सिंगल फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इस मैट्रिक्स में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम वहां से डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं निकलती तो डिटरमिनेंट भी नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे मुझे F11 निकालना है। F11 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Fxx। अब ये तो मेरा जनरल टर्म है, लेकिन मुझे अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से करना है तो मेरा निकलेगा H2 इज इक्वल्स टू Fxx, क्योंकि यहाँ पे हमने f लिया है फंक्शन को। सो ये हो गया Fxx, ये हो गया Fxy, ये हो गया Fyx और ये हो गया Fyy। ठीक है, फर्स्ट रो मैंने ले लिया x के लिए, सेकंड रो मैंने ले लिया y के लिए, एंड अब उसे अगेन मुझे x y के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले x के लिए, फिर y के लिए, फिर x के लिए, फिर y के लिए। अब वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि हमें जब Fxx निकालना है, इसका मतलब मुझे इस टर्म को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या है 6x। अब मुझे इसे दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या हो गया 6। तो यहाँ से मेरे पास आ गया Fxx। अगर हम बात करते हैं Fxy की, सो जो मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में किया है इसे मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी। अब इसे अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी तक आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आ चुका है। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, ये जो x के लिए आया था इसको जब मैंने x के लिए किया तो 6 आ गया। अगर इसे मैं y के लिए करती हूँ तो 0 आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम Fy करते हैं, यानी इस वाले फंक्शन को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा मेरे पास 6y और ये हो गया स्क्वायर। अब अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है। और अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 12y। ठीक है, अब मेरे पास जो भी टर्म्स थी वो सारी आ गई हैं, मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सो अगर मैं Fxx की बात करती हूँ तो वो मेरे पास आ रहा है 6। अगर मैं Xy की बात कर रही हूँ तो वो मेरे पास आ रहा है 0। अगर हम Fyx की बात करें तो ये 0, अगर Fyy की बात करें तो ये आ गया 12y। अब यहाँ पे आपको एक चीज और पता चल जाएगी कि हमने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं ये सही है या गलत है। जैकोबियन में पता नहीं चलती लेकिन हेसियन में पता चल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जो मेरा Fxy है वो हमेशा Fyx के इक्वल ही होगा। इसका मतलब जो मेरी ये वाली टर्म है वो इसके इक्वल ही होगी। अब यहाँ पे दोनों ही 0 हैं, यानी दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हमने डिफरेंशिएशन सही किया है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन भी गिवन है कि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, यानी x की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू 2 है तब हमारा हेसियन क्या निकलेगा। तो अगर हम यहाँ से h को ले लेते हैं, यानी x y के लिए हम 1 2 का यूज करते हैं, तो x के लिए हम 1 लेंगे और y के लिए हम 2 लेंगे। तो इस पूरी टर्म में कहीं भी मेरे पास x तो है ही नहीं, तो हम x की वैल्यूज नहीं लेंगे, सिर्फ y की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा 12 इंटू 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 6 0
0 एंड 24। ये आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ से आंसर तो मेरा खत्म हो गया, मेरे पास हेशियन मैट्रिक्स तो निकल के आ गई, लेकिन अगर मुझे इसका हेशियन डिटरमिनेंट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? सो हेशियन डिटरमिनेंट के लिए यहाँ पे मैं मोड का साइन यूज करूंगी। अब ये तो मेरा आ गया 6, 0, 0 एंड 12। वहीं अगर मुझे अब पॉइंट्स यूज करने हैं, यानी जो हमें कंडीशन गिवन थी, अगर हम वो लगाते हैं, देखो ये था मेरा जब हेशियन का आंसर निकल के आया, इसके बाद मैंने इसमें कंडीशन पुट की तो मेरा ये वाला आंसर आ गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं हेशियन डिटरमिनेंट की। तो अगर मैं हेशियन डिटरमिनेंट निकालती हूँ तो मेरा सॉल्यूशन ये आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन थी कि 1 और 2 हमें एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन थी। अब अगर मैं अपनी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा, जब हम हेशियन डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं 1 और 2 लेवल पे, सॉरी यहाँ पे y भी है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं 1 और 2 लेवल पे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6, 0, 0 एंड 24, क्योंकि y की वैल्यू मेरी 2 है, 12 इंटू 2 24। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट में हमारा प्रॉपर आंसर निकल के आता है, प्रॉपर स्केलर वैल्यू मुझे मिलती है। तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, 6 इंटू 24 माइनस 0। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24 और 6 2 ज़ा 12, 11, सॉरी 6 2 ज़ा 12, 13, 14। तो यहाँ से मेरा आ गया 144। तो ये आ गया मेरा हेशियन डिटरमिनेंट, जो कि है मेरा 144, और ये मेरी आई थी हेशियन मैट्रिक्स। फाइन। सो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।